नमस्ते, प्रणाम, पैलाग उत्तराखंड। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त संजय सिलसवाल एक बार फिर आपको लिए चल रहा हूँ बालाजी प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही पहली गढ़वाली फीचर फिल्म बीरा के सेट से। पिछले एपिसोड्स में मैं लगातार बीरा फिल्म से जुड़े हुए लोगों से आपको रूबरू करवा रहा था, उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में, उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में और बीरा से जुड़े उनके अनुभवों के बारे में हमने बहुत सारी बात की है। आज मैं दोबारा लेकर आ रहा हूँ बीरा फिल्म के एक अहम किरदार, जिसका नाम तो आप पर्दे पे देख ही लेंगे, लेकिन उस नाम के पीछे उस किरदार को गढ़ने में जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो शख्सियत हमारे साथ आज मौजूद हैं और मैं पूरी टीम की ओर से उनका स्वागत करते हुए आपसे रूबरू करा रहा हूँ नियो फरसवाण जी को। स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने हमको समय दिया। नहीं कैसे हैं आप? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। बहुत अच्छा हूँ, डूइंग वेल। हाँ। और बस देहरादून में सर्दियाँ हैं, बस उसके लुत्फ उठा रहे हैं बस। तो नियो, जैसे मैंने बात शुरू करी ना तो मुझे एक दो ही लाइन में ये अंदाजा हुआ कि नियो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप है। शायद एक एक दो दो सेंटेंसेस में हम लोग बात खत्म करेंगे। ये इंटरव्यू ऐसे जाने वाला है या हम लोग कुछ बात करेंगे भी? नहीं देखिए, वो आपके ऊपर है, आप कैसे कैसे मेरे अंदर से कहानियाँ आप बाहर ला सकते हैं। नियो, शुरुआत कैसे हुई? मतलब शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ क्या आप रहने वाले हैं और कहाँ परवरिश हुई और कैसे फिल्मों में और इस तरह की इंडस्ट्री में आना हुआ आपका? सिलसवाल जी, मेरी जो परवरिश है वो गांव में हुई और मैं गांव में ही पैदा हुआ। मैं जुनेर गांव है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, नारायणबगड़ साइड, वहाँ का रहने वाला हूँ और वहाँ पैदा हुआ। फिर जो एलिमेंट्री एजुकेशन है सेकंड स्टैंडर्ड तक वहाँ पर पढ़ी। फिर उसके बाद मेरे फादर क्योंकि आर्मी में थे और वो देहरादून में पोस्टेड थे, तो हायर एजुकेशन के लिए फिर मुझे गांव से फिर शहर आना पड़ा। 2004 में मैं शहर आया और यहाँ पे आर्मी स्कूल में पढ़ा। फिर यहाँ से मेरी एजुकेशन शुरू हुई। फिर उसके बाद धीरे धीरे पर हम गांव में जाते रहते थे गर्मियों की छुट्टियों में और गांव से बहुत जुड़ाव भी रहा है मेरा पहले से। तो मतलब जब भी हम किसी एक पहाड़ी व्यक्ति से बात करते हैं ना, इनकी कहानियों में एक चीज़ सिमिलर होती है कि गांव से वो लोग निकले हैं और इधर देहरादून पहुँचे हैं, ऋषिकेश पहुँचे हैं, कोटद्वार, हल्द्वानी और इस तरह के तराई के क्षेत्रों में पहुँचे हैं और उस कहानी के पीछे एक जो मार्मिक वजह होती है वो वजह होती है सुविधाओं और संभावनाओं का जो एक अभाव पहाड़ में है। जैसे अभी आपने भी जवाब दिया कि मैं एजुकेशन के लिए, ऑब्वियस है कि आपने वहाँ से माइग्रेट किया अपने आप को। क्या देखते हैं पहाड़ की स्थिति को? मतलब अब हम पहाड़ की संस्कृति बचाने की कोशिश तो कर रहे हैं या संस्कृति के लिए काम तो कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ की संस्कृति क्या सिर्फ उन लोगों के हिस्से आएगी जो पहाड़ में नहीं रहते हैं, या पहाड़ की संस्कृति पहाड़ियों के हिस्से पहाड़ में भी आएगी? देखिए सर, अभी हाल ही में मैं गया था और मुझे लगता है सर बहुत कुछ होना चाहिए वहाँ पर। हेल्थ से रिलेटेड आप देख लीजिए, हेल्थ एजुकेशन की बहुत कमी है और बाकी रोड्स तो पहुंच गई हैं, लेकिन हेल्थ की समस्या सबसे ज़्यादा मुझे लगती है। आज भी आप ये मान के चलिए कि गांव में किसी को कुछ इमरजेंसी हो जाती तो जाते जाते वो डेथ हो जाती है उनकी। अभी हाल ही में मेरे खुद की फैमिली में हुआ। वो पहले श्रीनगर गए, फिर जॉली ग्रांट गए, फिर उसके बाद आते आते फिर उन्होंने प्राण त्याग लिए। तो हेल्थ की समस्या है और एजुकेशन के लिए आप देखिए, पहले गांव में रहते थे काफ़ी लोग, अब जो हमारी एज के हैं, हमसे छोटे भी, सारे पढ़ने के लिए देहरादून आ रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर वहाँ पे एजुकेशन रहती तो बच्चे वहाँ रुकते, बड़े लोग रुकते और ये समस्याएं तो हैं सर। और न्यू, डू यू थिंक दैट कि आप अगर देहरादून नहीं आते तो अ काइंड ऑफ फेम, अ काइंड ऑफ करियर जो आपने अभी गेन किया है, दैट यू वुड हैव डन, ये कर लिया होता आपने गांव से? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि एक तो सोर्सेज रिसोर्सेज मिलना बहुत मुश्किल है और उस तरीके का एक्सपोजर मिलना बहुत मुश्किल है। तो आप इसे पॉजिटिवली देखते हैं या आप देखते हैं कि नहीं यार भले मिल रहा है लेकिन स्टिल इट्स रॉन्ग?
मुझे लगता है कि पहाड़ में टैलेंट है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि एक्सपोजर मिलना बहुत ज़रूरी है। अब इसको पॉजिटिवली भी ले सकता हूँ कि अगर मैं वहाँ से नहीं आता तो शायद मैं वैसा का वैसा ही रह जाता, क्या ही मिल जाता मुझे। एजुकेशन कंप्लीट कर लेता, लेकिन फर्दर एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए तो मुझे आना ही पड़ता। और दूसरी बात है, आप अपने बड़ों से, अलग अलग तरीके के लोगों से मिलते हो, आपको नॉलेज मिलती है, आप शेयर करते हो, तो आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। आपका जो विज़न है वो बहुत वाइडर डायरेक्शन में घूमने लग जाता है। अब बेसिकली आप देख लीजिए कि पहाड़ का कोई एक आम व्यक्ति है, उसका सुबह से शाम क्या रहता है, गाय को चारा डालना है, गांव घर गृहस्थी के काम होना है, खेती है, किसान है ना, किसान है, खेती है, फिर किसी की दुकान होगी, वो व्यवसाय करना, शाम को घर आ जाना है। तो उसका, और लड़कियों का ये रहता है कि अभी तो हालांकि पहाड़ की बेटियां बहुत अच्छा काम कर रही है पहाड़ में रहकर भी, बट अमूमन आप लोगों की ज़िंदगी देखें तो 20, 21, 22 साल के बाद ब्याह दी गई रहती हैं लड़कियां। तो उनका वो विज़न नहीं खुल पाता, दिमाग नहीं खुल पाता कि मैं ऐसा भी कर सकती हूँ। तो वहाँ तक वो रीच आना, और लोगों, जब आप ये मान के चले कि जब कोई भी आप जिन लोगों से जुड़ते हैं, आपका एनवायरनमेंट का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो जिस तरीके के लोगों से आप जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो आपको प्रभावित करते हैं। तो ऐसा प्रभाव डालना वहाँ पर थोड़ा मुश्किल है, वैसे लोगों का आना या इस तरीके का। हालांकि हम अपनी तरफ से पहल तो करते ही रहते हैं। कभी डिस्कवरी चैनल देखते हो? मुझे कई बार क्या रियलाइज़ होता है कि देहरादून में बैठ कर के संस्कृति बचाने की बात करना, ये ऐसा ही है जैसे टाइगर को जो है डिस्कवरी चैनल पे देखना है जी, बजाय जंगल के। मैं जंगल में जाकर के टाइगर देखना, बाघ देखना एक अलग थ्रिल है, और उसको टीवी पे देखना एक अलग थ्रिल है। ये जो फ़र्क है आपको लगता है, आपको महसूस होता है? हाँ सर, देखिए जब आप धरातल पे आके काम करते हैं तो आपको अलग ही एक्सपीरियंस होता है कि कितनी चुनौतियां हैं वहाँ पर। और जाहिर सी बात है, जब भी मैं अपने शूट्स करता हूँ तो मैं 10 में से 9 गाने तो ऐसा रखता हूँ कि मुझे पहाड़ में ही शूट करना है, और पहाड़ के ही लोगों को व्यवसाय रूप से काम देना है। जैसे अभी हाल ही में हम चमोली गढ़वाल में गए थे, जहाँ पर शूटिंग बहुत कम हुई है। तो मैंने कहा लोग इस तरीके के आभूषण देख सकते हैं, यहाँ का कल्चर देख सकते हैं। और हमने क्या किया था, वहाँ पे जितने भी मैनेजमेंट या रहने की व्यवस्था है या फिर खाने का है, तो वहीं के लोगों को दिया, ताकि उनका भी एक व्यवसाय चल पाए। तो ये हमारी तरफ से हम छोटा छोटा प्रयास कर सकते हैं सर। तो इस इंडस्ट्री में आना कैसे हुआ? व्हाट वाज द मूवमेंट? इंडस्ट्री की बात तो बाद में करूँगा, पहले वो मूवमेंट कौन सा था जिसने ये भरा आपके अंदर कि यार एक्टिंग करनी चाहिए मुझे? सर देखा जाए तो मेरा पहले से ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने का ही प्लान था। आई डोंट नो वो सबकॉन्शियसली हो गया है क्या, क्योंकि मैं स्कूल्स में भी वहाँ भी वर्सेटाइल था, एजुकेशन में भी अच्छा था। तो मैंने स्टार्टिंग में स्टेज पे परफॉर्म किया है, बहुत सारी जगह परफॉर्म किया, तो पहले से था। लेकिन इतना गहरा मेरा तब से पड़ा जब मैं 2016-17 के अराउंड, जब मैं थिएटर में गया, मैंने सीखा है मैं कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद जब मैंने अपना सॉन्ग रिलीज़ किया कि यार मुझे कुछ करना है, कुछ अलग करना है, तो उसके बाद जब लोगों का प्यार दिखा तब मुझे लगा यार नहीं, मैं कर सकता हूँ। तो थिएटर से सीखने के बाद फिर मैंने अपनी जर्नी शुरू की। अमूमन जब हम थिएटर्स की बात करते हैं तो जनरली आजकल देखो ये 30 सेकंड वाला ज़माना आ गया, पहले 2020 आया, अब ये 30 सेकंड्स की रील में आपको सब कुछ पूरी एक स्टोरी देनी है। इतने फास्ट जनरेशन में थिएटर जैसी एक जो विधा है, जो टाइम टेकिंग है, मतलब आपको पकना है, तपना है उसके अंदर, देन ओनली, आपके पास कोई रीटेक नहीं है, यू डोंट हैव, आपके पास सिंगल टेक होता है, वही ऑडियंस है, लाइव ऑडियंस है, एंड यू नीड टू मेंटेन दैट थिंग्स अगेन एंड अगेन। वो सारी चीज़ें आपको बार बार मेंटेन करनी है, हर शो में मेंटेन करनी है। कैसा अनुभव रहा थिएटर का? सर मैं तो गया था कि मुझे कुछ भी मिले मैं कर लूँगा, चाहे एक पेड़ बना दे, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत ही अच्छा था। देखिए सर, मैं एक कहते हैं कि एक गूढ़ व्यक्ति जिसको कितनी भी समस्याएं आ जाए, लेकिन वो पूरा मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली
तैयार रहता है थिएटर करने के बाद, क्योंकि वहाँ पे आपको हर तरीके का काम कराया जाता है, चाहे झाड़ू पोछा से लगा दिया जाए या रेगमार्क लगा दो दीवारों पे, मतलब जीवन के हर इमोशंस से लेकर आपको हर काम वहाँ पे सिखाया जाता है। नॉट ओनली एक्टिंग बट जितना भी आपको जीवन में कुछ भी चीज़ें काम आएगी तो वो थिएटर में सिखाई जाती है। क्या कैसे बात करना है, किस तरीके से आपको इमोशंस को प्रेजेंट करना है, वो तो एक रहता ही है। तो ये सब चीज़ें मैंने सीखी वहाँ से, और थिएटर ने मुझे एक समझ दी, ऑब्जर्वेशन पावर जिसे कहते हैं, वो मेरी स्ट्रांग हुई है थिएटर से। और एक व्यक्ति के तौर पे मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा समझदार, या कह सकते हैं कि ज़्यादा अच्छा व्यक्ति बन पाया थिएटर के बाद। क्योंकि मुझे याद है कि जब मेरे गुरुजी मुझे हमेशा कहते थे कि एक्टर तो आप बन जाओगे लेकिन अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। तो वो मैंने वहाँ से सीखा सर। ग्रेट। अब ये वो मोमेंट जब आपको लगा कि नहीं, अब थिएटर से बाहर निकल के वो जो एक 20/10 और उसका जो स्टेज है उससे बाहर निकल के अब कैमरे के सामने ये सब चीज़ें करना, और बिल्कुल दोनों विधाओं में बहुत फ़र्क है। Exactly. है ना, यहाँ पे आपको लाइटिंग, एक्शन, मतलब और कैमरा एंगल्स और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ये जो शिफ्ट रहा, ये शिफ्ट कैसे, ये ट्रांजिशन जो रहा ये कैसा रहा, क्या चैलेंजेस रहे ट्रांजिशन पीरियड में? लाइक सर, मुझे पहले से ही फिल्मों में आना ही था, मैंने जैसे बताया। तो फिल्मों में आने के लिए मुझे थिएटर इसलिए करना था ताकि मैं समझ पाऊँ, क्राफ्ट को समझ पाऊँ कि क्या किस तरीके से मैं, देखिए आप सीधे पानी में कूद जाएंगे तो आप डूब जाएंगे, उसके लिए आपको तैरना सीखना पड़ेगा। तो थिएटर से मैं तैरना सीखा, और उसके बाद फिर मैंने पहले म्यूज़िक एल्बम से शुरू किया। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा इजी रहा। कौन सा था पहला म्यूज़िक एल्बम? एक सॉन्ग था छुई लगाणु को ढंग, जिसको मेरे बड़े भाई प्रदीप हर्षवाण ने लिखा और मैंने कंपोज किया। गुंजन डंगवाल ने उसमें म्यूज़िक दिया था। ओके। तो यस, वो था पहला। अब इस एक लाइन में ना मैंने एक बात बताने की कोशिश की। एक्चुअली नियो ना पकड़ में नहीं आता है आपकी। नियो से बात करते रहो तो बातों बातों के बीच में आपको हिंट मिलते रहेंगे। तो नियो सिर्फ एक एक्टर नहीं है, हमारी फिल्म तो एज एन एक्टर वो काम कर ही रहे हैं। इसके अलावा नियो एक अच्छे और जैसे कहते हैं गुणी गायक भी हैं, सिंगर भी हैं, म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं, डायरेक्शन में भी उन्होंने हाथ आजमाया है। जब आप हमारी फिल्म देखोगे तो उसमें कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनमें आप बाकायदा नियो को डायरेक्शन करते हुए भी देखेंगे और पाएंगे कि बेहद उम्दा उन्होंने उसमें काम किया है। तो इसकी बात करें, म्यूज़िक एल्बम की बात करें, तो ये आपने ही गाए गाने और डायरेक्शंस एंड कोरियोग्राफी सब जो है आपने किया। ओके, क्या ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है, एक्ट करना या डायरेक्शन करना, जब आप पूरा एक मैनेजमेंट संभाल रहे हो? तो सर मैनेजमेंट करना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। हालांकि एक्टिंग के अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन डायरेक्शन में आपको पूरी टीम को हैंडल करना पड़ता है। आपको हर डायरेक्शन में देखना पड़ता है, एक्टर्स को मैनेज करना पड़ता है, प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग, प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग, आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, लोकेशन एंड एवरीथिंग। तो वो इट्स अ बिट ऑफ टास्क डायरेक्शन। इसीलिए डायरेक्टर मोस्टली जो डायरेक्टर बनते हैं उनके बाल झड़ जाते हैं। तो पहले मैं यही सोचता था कि डायरेक्टर ऐसे क्यों रहते हैं, लाइक वो इतने कपड़े अच्छे से सूट बूट पहन के क्यों नहीं आते। बट बाद में पता चला इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, सोने का टाइम नहीं मिलता है। अच्छा नियो, आपने कहा योर फादर वाज इन आर्मी, और एक आर्मी बैकग्राउंड से जी, क्योंकि बहुत डिसिप्लिन बैकग्राउंड होता है और बहुत मतलब प्रेडिक्टेबल बैकग्राउंड होता है। ऐसा नहीं होता कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी उनके सिर्फ जॉब में है कि दुश्मन कब सामने से आ जाए उसका कोई प्रेडिक्शन नहीं है। बाकी चीज़ें प्रेडिक्टेबल होती हैं बिकॉज एक टाइम शेड्यूल होता है बना हुआ, है ना। उन्होंने कैसे अलाउ किया कि आप एक ऐसे फील्ड में आए कि जो पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल है? देखिए फादर, क्या चैलेंजेस रहे? वैसे देखिए, मेरा पहले से ही मैंने प्लान कर लिया था कि मैं किस तरीके से जाऊंगा। तो मैंने लोगों के एग्जाम्पल्स भी देखे कि जिनके फैमिली वाले नहीं भेजते। अब क्यों नहीं भेजते, उसके लिए आपको पहले प्रूफ करना पड़ेगा। तो व्हाट आई डिड वाज कि पहले मैंने कहा मैं प्रूफ करूंगा, फिर उसके बाद घर वालों को बताऊंगा कि मैं इसी फील्ड में जाना चाहता हूँ। हालांकि आई वाज वेरी गुड इन एजुकेशन,
इसीलिए मेरी बीएससी ग्रेजुएट भी हूँ मैं। तो केमिस्ट्री मेरी बहुत अच्छी थी। तो एनीवे केमिस्ट्री अभी भी अच्छी है, वो स्क्रीन पे दिखती है, वो स्क्रीन पे दिखती है। थैंक यू। तो मेरे फादर चाहते थे कि मैं आर्मी में जाऊं, मैंने ट्राई भी किया बट मेरा मन नहीं था, और उनको मनाना थोड़ा मुश्किल रहा। लेकिन वो मान तब गए क्योंकि उन्होंने देखा यार मेरा बेटा अच्छा कर रहा है, लोग जान रहे हैं, न्यूज़पेपर में कटिंग्स आ रही हैं, एंड अभी भी बोलते हैं काश तो आर्मी में होता तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन सर मैंने प्रूव किया, मैंने कहा मैं बिना प्रूफ किए ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि चाहे कल को मैं भी फादर बनूंगा तो मैं यही चाहूँगा कि कोई सिक्योर्ड फ्यूचर हो मेरे बेटे का। तो वो भी यही चाहते थे, लेकिन ही इज़ वेरी हैप्पी नाउ एंड ही वॉज हैप्पी देन, बट ही विश्ड कि मैं आर्मी में जाऊं और वहाँ पर सर्व करूं। एंड क्योंकि आप जानते हैं कि आर्मी की लाइफ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, आपको पता नहीं कि कब आपको बुला दिया जाए। तो मैंने देखी है वो चीज़ें। तो मेरी मदर चाहती थी कि मैं आर्मी में ना जाऊं, जस्ट बिकॉज कि एक पहाड़ की औरत हैं, उनको 4 बच्चे संभालने हैं, फिर अपना स्कूल देखना है, फिर अपने खेत देखने हैं, और फिर पापा भी बहुत रेयर आते थे उस टाइम पे, कारगिल वॉर टाइम। यस। तो ये सब चीज़ें देखी उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि तू मत ही जाना, क्योंकि कभी भी 2 बजे 3 बजे पापा को बुला दिया जाता है, सर आइए। तो और फिर बच्चों को टाइम ना दे पाना, बहुत त्याग है, बलिदान है आर्मी में। तो इसलिए उन्होंने कहा आप हमारे साथ ही रहो। तो जब आपके पास कोई भी फिल्म आती है, कोई भी स्टोरी आपके पास आती है, व्हाट इज़ योर क्राइटेरिया टू पिक इट अप? कि मतलब भाई मैं ये प्रोजेक्ट, अब आप आज उस स्टेज पे हैं कि जहाँ पे यू कैन चूज़ द प्रोजेक्ट्स, है ना? तो क्या क्राइटेरियाज होते हैं कि नहीं मैं ये करने वाला हूँ एंड दिस इज़ व्हाट आई एम नॉट गोइंग टू डू? सर क्राइटेरिया बस एक ही है, स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, लिखाई अच्छी होनी चाहिए, कहानी अच्छी होनी चाहिए, दैट्स इट। और कुछ मैटर नहीं करता, चाहे मैं कोई भी कैरेक्टर करूं, एनीथिंग, और उस पर कुछ होना चाहिए। बेसिकली स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए एंड वो ही मैटर करता है। अगर आपके पास कहानी अच्छी नहीं है तो आप जो मर्जी कुछ कर लो, पिक्चर अच्छी नहीं बनेगी। एंड ऑब्वियसली बात है टीम और सोच, टीम की सोच। अगर हम लोग इस रीजन की फिल्मों को देखें, उत्तराखंडी फिल्मों को देखें जी, मैं बार बार अमूमन जितने भी लोगों से मैंने ये पॉडकास्ट किए हैं बीरा के दौरान, सभी लोगों से मैंने कमोवेश ये सवाल किया है जी, कि एक दौर था जिसको हम लोग इस सिनेमा का गोल्डन एरा कह सकते हैं, जब चक्रचाल, घर जमाई, बेटी बिरानी जैसी फिल्में आई जो सुपर डुपर हिट रही, और उस दौर के लिहाज से उनका जो प्रोडक्शन था वो प्रोडक्शन भी और क्वालिटी ऑफ फिल्म्स जो था वो बहुत बेहतर स्तर का था। बीच में एक ऐसा पैच आया जब वीसीडी और सीडी का टाइम आया कि फिल्में बनी तो सही, लेकिन मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें या ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो लेवल गेन नहीं कर पाई। अब कुछ एक फिल्में हैं जो वापस इसमें इस ओर जाती दिख रही हैं कि जहाँ पे लोग क्वालिटी पे काम करना शुरू कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दैट रफ पैच? कैसा आप उस रफ पैच को देखते हैं, और कैसा अब जो ये जब से फिल्म नीति आई है और बाकी सहयोग इस फिल्म इंडस्ट्री को मिलने लगा है, तब से जो ये फिल्मों का एक दौर दोबारा बनना शुरू हुआ है, इसको कैसा देखते हैं आप? सर होपफुल हूँ मैं, मतलब होप की निगाहों से देख रहा हूँ अब। और पहले भी बहुत अच्छी फिल्में बनी थी सर। पहले की जब मैं चक्रचाल आप बात कर रहे हो, उसकी लाइटिंग मैंने देखी, बहुत ही अमेजिंग। उस टाइम के जो भी टेक्नीशियंस होंगे बहुत अच्छे। बीच में सर आई डोंट नो, क्योंकि उस टाइम पे मैं इतना समझ में नहीं था, क्योंकि एजुकेशन कर रहा था, तो एजुकेशन कंप्लीट कर रहा था तो इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन म्यूज़िक तो चलते ही थे पहले भी, और पहले के म्यूज़िक भी बहुत अच्छे थे, ऐसा नहीं है। अभी क्या है कि अभी सरकार की तरफ से भी इनिशिएटिव लिया गया, जो भी फिल्म पॉलिसी है, तो मुझे लगता है कि अभी आप जैसे देख रहे होंगे कि पिछले 5-6 सालों में कितनी फिल्में यहाँ पे आई, बाहर की भी फिल्में आई, यहाँ पे भी फिल्में बनी शुरू हुई, उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ, लोगों को मौका मिला, हम जैसे लोगों को मौका मिला कि हम फिल्म में अपनी प्रतिभा दिखा सकें बजाय मुंबई जाने के। तो होप यही है कि आगे भी अच्छा ही काम होगा, और नए नए डायरेक्टर्स को काम मिल रहा है, इस बात की खुशी है, और पुराने लोगों से हम सीख रहे हैं, इस बात की भी खुशी है। तो सर आई एम वेरी होपफुल अबाउट दैट कि
अच्छा जाएगा सर। लेकिन स्टोरीज़ की जब हम लोग बात करते हैं या मार्केट की हम लोग जब बात करते हैं, जब भी कोई गढ़वाली फिल्म रिलीज़ होती है तो कंपैरेटिवली अगर हम लोग देखें, और कंपैरिजन में आई एम नॉट कंपेयरिंग इट विद बॉलीवुड, आई एम कंपेयरिंग इट विद अदर जो रीजनल फिल्म्स हैं उनसे कंपैरेटिवली अगर हम लोग देखें तो जो एक ऑडियंस साइज है उसको टैप करना हमारे लिए आज भी एक चैलेंज बना हुआ है। डेफिनेटली, नो डाउट। क्या वजह है देखते हैं इसकी? सर देखिए, पहले पहले तो बहुत ही बेसिक से मैं शुरू करता हूँ कि एक कोई भी प्रोडक्शन हाउस है उसकी टीम अच्छी होनी चाहिए। उसमें चाहे आप स्क्रिप्टिंग से ले लो, मार्केटिंग से ले लो, एवरीथिंग। और उसके बाद आपको, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके पास 10 रुपये है तो अमूमन ऐसा होता है कि 6 रुपये में आपने काम कंप्लीट कर दिया और 4 रुपये में जो है मार्केटिंग। बट हम उल्टा करते हैं, हम मार्केटिंग में खर्चा ही नहीं करते हैं। और मार्केटिंग में तब खर्चा करो जब आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो। तो मुझे लगता है कि मार्केटिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, मैं ये शायद आई डोंट नो लोगों को अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन जब से स्टार्टिंग में हमने फ्री में ऑडियंस को बुलाना शुरू किया सिनेमा में, तो उससे क्या होता है कि आप पहले ही फ्री में बुला रहे हो तो लोगों की आदत तो ख़राब होगी, लोग आपको देखने क्यों आएंगे। दूसरी चीज़ है कि कंटेंट, अगर कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो आप देखिए यंगस्टर्स नेटफ्लिक्स देख रही हैं, वर्ल्ड सिनेमा देख रही है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन भी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम वर्ल्ड लेवल पे जाएं, बिकॉज ऑब्वियसली बात है कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल, बट मुझे लगता है कि कम कॉस्टिंग में अच्छी फिल्म बन सकती है। लेकिन ये ऐसा भी तो है ना कि जब हम लोग फिल्में देखते हैं और हम लोग कम बजट की फिल्में भी देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं रिसेंट एग्जांपल लूँगा कंतारा का। यू कैन नॉट डिनाई इट कि वो टॉपिक हमारा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है भाई, अगर पहाड़ से आप हो तो वो टॉपिक आपका भी है। सिमिलर सिचुएशन, सिमिलर कॉन्सेप्ट, सिमिलर कंडीशंस, है ना, हम भी झेल रहे हैं, बिल्कुल हम भी उसी में हैं। लेकिन जो सब्जेक्ट का को पिक करने वाली बात है कि इस सब्जेक्ट पे बनेगा, और उस पर फिर उतनी टाइट राइटिंग, उतना टाइट कॉन्सेप्ट के साथ मूवीज़ बनाना, डिलीवरी जो उसकी है, डू यू थिंक कि अभी इसमें थोड़ा हम लोग पीछे रह रहे हैं? बहुत पीछे, क्योंकि हमें नए नए लोगों को काम देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं वही कह रहा हूँ कि प्रोफेशनलिज्म होना काम के प्रति, लाइक काम को आप अगर सबसे बड़ा मानोगे तो आप आगे बढ़ोगे। आप काम के अलावा और चीज़ों में ध्यान दोगे तो नहीं बढ़ पाएगा। अगर आप, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूँ, मैं किसी और की बात नहीं करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, अगर मैं बोल दूँ कि मैं कोई प्रोजेक्ट में डायरेक्शन भी करूँगा, फिर एक्टिंग भी करूँगा, मैं गाऊँगा भी उसको, फिर मैं ही सब कुछ करूँगा, तो वो नहीं हो पाएगा सर। हाँ, किसी चीज़ में मैं अच्छा लग रहा हूँ तो वो अलग बात है। लेकिन अगर मैंने दिए भी हैं मौके नए नए, अभी जैसे मैं गाना कर रहा हूँ, सृजन डंगवाल को मैंने एज अ लीड लिया हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि नए नए प्रतिभाओं को हमें मौका देना चाहिए, ना कि सिर्फ केवल बंच ऑफ पीपल को वहाँ पर रखकर जिस पे काबिलियत है उसको काम दो, मैं ये कहता हूँ सर। इसमें एक और चीज़ जो मेरे को पर्सनली लगी, वो ये है कि यहाँ पे ना, यहाँ पे जो कल्चर है ऑडिशंस का नहीं है। हाँ, डू यू थिंक कि ऑडिशन ना होना किसी भी प्रोजेक्ट से पहले वो कहीं हमें पीछे रखता है? नो डाउट, क्योंकि मैंने खुद भी देखा, मैं खुद बोलता हूँ कि सर आई वांट टू गिव ऑडिशंस, तो यहाँ पे है। और हिंदी फिल्मों के लिए हम ऑडिशन देते हैं, लेकिन यहाँ के लिए नहीं। तो वो ऑडिशंस होना, हालांकि एक आध ऑडिशंस हुए थे, बट मोस्टली प्रोबेबली ऐसे ही होता है कि सीधे कॉल किया जाता है कि आप इसमें आपको इस चीज़ के लिए वो कर रहे हैं। हाँ, ओके। जब बीरा की स्क्रिप्ट आपके पास पहुंची तो व्हाट वाज योर फर्स्ट टेक? देखिए, मैं तो पहले ही जैसे मैं ऑफिस में आया था तो मैंने ही बोला था कि मैं इस स्क्रिप्ट को देखता हूँ, और आई वाज वेरी हैप्पी कि ये वुमेन सेंट्रिक फिल्म है, एंड मुझे एक ऐसा किरदार निभाने के लिए मिल रहा है कि जो मैं हूँ ही नहीं रियल लाइफ में। और कन्विक्शन, मैंने यही सोचा था कि मेरी कन्विक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डायरेक्टर की कन्विक्शन होनी चाहिए। तो आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट द स्क्रिप्ट एंड द टीम ऑल्सो। यस। तो इस
जो आपने पूरे लगभग हमने इसमें 1.5 महीने के आसपास का इसका पूरा एक शूटिंग वो था, कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरी यूनिट के साथ काम करने का? वेरी गुड एक्सपीरियंस, ट्रस्ट मी। लाइक हालांकि हमारे पास चैलेंजेस भी बहुत आए, लेकिन जैसे देबू सर डायरेक्टर थे, एंड सर के साथ पहली बार काम करना, लाइक इट वाज चैलेंजिंग कि नए नए डायरेक्टर्स के साथ काम करना, और उनका एक तरीका अलग होता है, एंड मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। चाहे आप प्रोडक्शन टीम से मान लीजिए, चाहे आप को एक्टर से मान लीजिए, शिवानी है, अजय सर हैं, बोड़ाई जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, बहुत सीखने के लिए मिला कि यार किस तरीके से ये अपने क्राफ्ट को दिखा रहे हैं और मैं क्या सीख सकता हूँ सर। तो बल्कि टेक्नीशियंस बहुत अच्छे थे, एंड इट वाज लाइक फ्रेंडली एनवायरनमेंट जहाँ पर हम शूट कर रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लगा सर। आप क्या देखते हैं कि मीन्स जब आपको एक इतनी बड़ी यूनिट के साथ हम लोग काम कर रहे होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि लाइक समटाइम हम अपनी एक्सपेक्टेशन पे खरे उतर रहे होते हैं, बट जो कैमरे के उस तरफ है, हाँ, वो हमसे कुछ और चाहता है, ठीक है? तो मुश्किल होता है मैनेज करना, या यू आर कंफर्टेबल विद, या यार 4 टेक हो रहे हैं, कोई बात नहीं, 5वां ले लो, एक और ले लो, कोई दिक्कत आई नहीं। एम वेरी लाइक कंफर्टेबल विद दी टेक्स कि आपको जो बेस्ट चाहिए मैं वो दूंगा। तो मेरा ऐसा कोई इशू नहीं रहता है कि जब तक, क्योंकि प्रोजेक्ट अच्छा बनना चाहिए सर। तो चाहे आप 20 टेक बोलो, 50 टेक बोलो, आपको जब तक अच्छा नहीं लगता मैं करता रहूँगा, क्योंकि वो मेरा काम है, वो मेरा एक्टिंग का काम है। अगर आप पहले टेक में आप ओके बोलते तो आई एम वेरी हैप्पी, बट मैं कोशिश करता हूँ कि अपना बेस्ट से बेस्ट दूँ, और ताकि सी आई एम ए डायरेक्टर्स एक्टर, और आपने मेरे अलग अलग प्रोजेक्ट्स देखे होंगे, तो उसमें यही है कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स में मैंने अलग अलग टाइप की एक्टिंग की है, तो वो आप डिपेंड करता है कि डायरेक्टर कैसे हैं। तो या इट्स अ डायरेक्टर्स मीडियम सर। अच्छा, एक चीज़ मुझे जनरली जाननी है कि अब इतने सारे प्रोजेक्ट्स आपने कर लिए हैं जी सर, अभी तक, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो सबसे करीब हो आपके, और भले मैं उसकी सक्सेस पे नहीं जा रहा हूँ, मैं उसके कन्विक्शन पे जा रहा हूँ कि एज एन एक्टर वो करते हुए आपको ये लगा कि ये दिस इज़ व्हाट आई डिड विच इज़ क्लोज टू माई हार्ट, बहुत नज़दीक है मेरे दिल के? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक मुझे लगता है कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है, बिकॉज आई एम स्टिल लर्निंग ऑल्सो। तो नहीं, अभी तक मैंने जो मेरा पोटेंशियल है सर, मैंने अभी तक नहीं एक्सप्लोर किया है वो, बिकॉज आई वांट टू डू हॉरर फिल्म्स, आई वांट टू लाइक मैं थोड़ा एक नेगेटिव किरदार भी निभाना चाहता यार हूँ। इतना क्यूट आदमी अगर हॉरर करेगा तो फिर तो मतलब लोगों को मोहब्बत नहीं हो जाएगी भूतों से? मैं नेगेटिव रोल करना चाहता हूँ सर। अच्छा, शेड्स। तो हाँ, शेड्स डिफरेंट से सर। रोमांटिक करना आई गेस मुझे लगता है कि बहुत इजी है, बट मैं थोड़ा ऐसा किरदार निभाना चाहता हूँ जिसमें मेरी बिल्कुल कन्विक्शन ना हो कि ये जस्ट ऑपोजिट है। तो इट वुड बी चैलेंजिंग ऑल्सो, और वो सीखने के लिए भी मिलता है। तो अभी तक सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ऐसा कोई नहीं लगा कि मैंने कुछ तीर मार दिया कहीं। तो सबसे बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, ऐसा कोई को एक्टर या ऐसा कोई सिंगर या ऐसा कोई परफॉर्मर जिसके साथ आपको लगता है कि इनके साथ ना सबसे फाइन ट्यूनिंग होती है मेरी, मतलब इट्स लाइक कि हाँ, वो क्रिकेट में करते हैं ना कि कट मारा और आंखों आंखों में सारा हुआ, रन दौड़ गए, तो ये वो यही जो आंखों आंखों में सारा होगा टेक निकल जाएगा। लाइक को एक्टर की बात की जाए तो सभी सर, सभी लगते हैं मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। आई गेस गोविंद भाई के साथ भी अच्छा था एज अ डीओपी, और सती सर के साथ भी अच्छा था, मनु सती जी के साथ, सबके साथ अच्छा था सर। ट्यूनिंग तो बनानी पड़ती सर, टाइम लगता है थोड़ा एक सेम पेज में आने के लिए, और मैं वही कहता हूँ कि मैं बहुत कम प्रोजेक्ट इसलिए करता हूँ कि मुझे टाइम चाहिए रहता है। तो बीरा में आप ना शिवानी के अपोजिट हो। हाँ हाँ, एंड शिवानी हरसेल्फ वेरी ग्रेट एक्ट्रेस। एग्जैक्टली है ना, मतलब मैं अगर बोलूँ कि टिल डेट इंडस्ट्री में अगर टॉप 5 आप एक्ट्रेसेस की बात करो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिंग स्किल्स, शी इज़ फैब। तो और वो उसकी एक और खूबी मैंने जो कैमरे पे देखी है कि शी टेक्स द स्पेस, मतलब अगर वो स्क्रीन पे है
तो जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल जंगल में चलती हुई बाघिन है बिल्कुल एकदम। हाउ डिड यू फील टू मैच दैट ऑरा? सर वो ऑरा मैच करना, क्योंकि वो अपने आप में काफ़ी स्ट्रांग है, जी, एक स्पेस लेती है जी जी वो, और लक्ष्मी कुमोला जी, हाँ 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 वो भी बहुत डोमिनेटिंग, मतलब अपने जब उनका जिस जोन में वो करती हैं वो बड़ी डोमिनेटिंग टाइप है उस जोन में। कैसा दोनों के साथ आपके बहुत सारे सीन्स हैं, जी जी जी। तो कैसा रहा अनुभव दोनों के साथ? बहुत अच्छा रहा सर। देखिए, जब आप सीखे हुए होते हो या आपने काम किया है पहले, तो आप सिक्योर्ड रहते हो। तो इट वाज वेरी लाइक फ्रेंडली काइंड ऑफ कनेक्शन, क्योंकि हम प्रैक्टिस भी करते थे साथ में। और ऐसा कोई मैचिंग वाला कोई मेरा कंपटीशन रहता नहीं है, लेकिन ये है कि मैं क्या दे सकता हूँ अपनी तरफ से, वो ही रहता है। तो इट वाज, मैं बहुत ही नॉर्मल था लाइक। क्या एक संदेश है, क्या एक एक्सपीरियंस आप उनसे शेयर करना चाहते हैं कि हाँ दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू, और ये आपकी चेकलिस्ट में होना चाहिए, आपके बकेट लिस्ट में होना चाहिए कि भाई अगर आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो? देखिए, मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि आप तैयार रहें, लाइक तैयारी पहले से करें, सीखें, और फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली, एवरीथिंग आप हर तरीके से आप खुद को तैयार कर लें एंड तब स्टेप करें। क्योंकि कच्चा पक्का आओगे तो बहुत मुश्किल होगी और आपको हर तरीके की समस्याओं को झेलना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप पैशनेट हैं क्राफ्ट के लिए, तो आप बहुत कुछ भी कर जाएंगे, गजब कर जाएंगे। लेकिन आपको सबसे पहले सीखना बहुत ज़रूरी है। स्टेजेस करते हैं क्या? स्टेज बहुत नहीं सर, अभी स्टेजेस तो नहीं किए सर। ओके। पहले इनिशियल स्टेज में किया था मैंने, सॉन्ग्स किए थे, परफॉर्म किए थे, बट अभी मैं थोड़ा सा फिल्मों में ज़्यादा। ओके। तो क्या लगता है कि स्टेजेस एक कैसा माध्यम है लोगों के लिए जो नए आ रहे हैं लोग, टू गेट एन एक्सपोजर? ये बहुत अच्छा है सर। स्टेजेस में परफॉर्म करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आप ऑडियंस से इंटरेक्ट करते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मजबूत होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ती है आपकी, कि आप लोगों से किस तरीके से आप कनेक्ट रहते हैं। एंड कॉन्फिडेंस तो और ये कॉन्फिडेंस का ही तो खेल है कि आपको आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, इंस्टाग्राम पे भी आप खूब कनेक्ट रहते हैं लोगों के साथ। कोशिश करता हूँ, है ना? कोशिश करता हूँ सर। कुछ जितने भी फैंस हैं जो आपको देखते हैं, कोई ऐसी चीज़ कभी जो किसी फ़ैन की लगी हो और ये लगा हो कि यार मतलब बड़ा इंस्पायर हुए या बड़ा परेशान किया उस चीज़ ने? आई गेस मुझे अभी तक भी याद है, जब मैं कोई काम कर रहा था, तो उस टाइम पे कोई आए और उन्होंने मेरा ऑटोग्राफ लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार आई गेस मैंने कुछ अच्छा किया होगा। तो इस तरीके के और मैसेजेस तो आते रहते हैं, लोगों ने मुझे बनाया है और मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। तो सर अपने लिए भी कर रहा हूँ लेकिन ये है कि उनकी एक्सपेक्टेशन है मुझसे, और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है मेरे लिए। तो अच्छा लगता है सर, और लोगों का प्यार तो। अब अभी भी म्यूज़िक में उतना ही ध्यान देते हैं जितना फिल्मों में है, या म्यूज़िक थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा म्यूज़िक कम हुआ था, जस्ट बिकॉज आई हैड लॉट ऑफ कॉम्पोजिशंस जो कि पेंडिंग थी। लेकिन म्यूज़िक पे भी उतना ही है, और फिल्मों में भी उतना ही है। तो म्यूज़िक की हम लोग बात करें, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि अभी कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हों जो अभी आ रहे हों? हाँ, अभी एक किमोठीज यूट्यूब चैनल के लिए हमने एक शॉर्ट म्यूज़िकल फिल्म की है, ओके, विच आई वांटेड टू डू फॉर लाइक सिंस अ ईयर। तो अभी उसमें सृजन, मैंने बताया कि सृजन डंगवाल और अरुण ठाकुर जी लीड में हैं, और एक बाल कलाकार है प्रीतम, उसने एक्टिंग की है उसमें, और इट्स ब्यूटीफुल, लाइक ब्यूटीफुल। तो कोई, अब मैं ये चाह रहा हूँ ना, मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो कुछ एक्सक्लूसिव इस पॉडकास्ट के लिए भी रहे, तो जो अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं अगर उनमें से आप कुछ गुनगुनाना चाहें और एक्सक्लूसिव यहाँ देना चाहें? सर आई विश आई कुड, बट मैं आपको अभी जो रिलीज हुआ है वो सुना सकता हूँ सर। चलिए अभी हम थोड़ा सा मतलब जैसे कहते हैं ना कि ये निगोशिएशन किया हमने, बट हाँ, मैं जल्द ही आपको बताऊंगा इस बारे में, क्योंकि जब तक वो क्रैक नहीं हो जाता तो तब तक थोड़ा सा। लेकिन मैं फिर इसके लिए एक वादा लेना चाहता हूँ आपसे,
उसके बाद रिलीज होने के बाद पहला पॉडकास्ट आप हमारे साथ कर रहे डेफिनेटली हैं। 100%। ये मैं इनसे वादा ले लेता हूँ। तो कोई एक आपने जो रिसेंट किया हो आप गुनगुनाना चाहें हमारे फ्रेंड्स जी, के लिए। तो ये गाना है प्रदीप हरसवाण जी ने लिखा हुआ है इसको और मैंने गाया है, मेरे साथ अंजलि खरे ने गाया है, ये बलूनी प्रोडक्शन से आया हुआ है। म्यूज़िक किया इसमें पवन गुसाई जी ने और डीओपी गोविंद नेगी जी। तो इसकी 2 लाइन इसकी एक अंतरा मुझे पसंद है। डांड्यो माछगे कुएड़ी पाड़ो मागे चौमास आखिर गेन जगवाई तो ऐसे मिलने की आस लगी जांदी आस आस मातू थम जांदी सांस सांस मातू रगरियाणी आँखी आँखें मातू धक द्यांदी जकुड़ी जकुड़ी मातू रगरियाणी आँखी आँखें मातू धक द्यांदी जकुड़ी जकुड़ी मातू। बहुत सुंदर। अब मैं सभी अपने दर्शकों से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा, इसके डिस्क्रिप्शन में हम लोग इस गाने का लिंक भी डाल देंगे, आप वहाँ जा कर के भी इस गाने को देख सकते हैं। फिल्म बीरा पे लौटते हैं जी। और कुछ आखिरी सवालों के साथ इस पॉडकास्ट को अब हम के समापन की तरफ जाएंगे। जी सर। फिल्म रिलीज होने वाली है, लगभग काम ऑलमोस्ट इसका हो चुका है और मुझे लगता है कि फेब में या मार्च में इस फिल्म का जो है रिलीज हो जाएगा। कुछ गाने आपने इसमें किए हैं और गानों में डायरेक्शन भी आपका ही है। क्या अनुभव रहा उनको डायरेक्ट करते वक्त? सो इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। मतलब ठंडी ठंडी हवाएं थी और वादियों में हम लोग शूट कर रहे थे और ऑब्वियसली बात है पहाड़ में तो बहुत अच्छा लगता ही है विद द टेक्नीशियंस। लाइक पहली बार ये हुआ होगा कि मैं एक ऐसी टीम के साथ गया हूँ जिसमें हमने पहाड़ों में चढ़ के ट्रॉली लेके गए और इतना भारी भारी सामान लेके, लाइक एक्सपीरियंस अल्टीमेट था। उसके बाद हमने बहुत ही कम टाइम फ्रेम में हमने 2 गाने शूट किए एंड इट वाज चैलेंज ऑल्सो एंड वी डिड इट लाइक। तो ये भी था एंड रात में शूट करना वाज आल्सो अ चैलेंज, बट द एक्ट्रेस एंड द टीम उनका बहुत सपोर्ट रहा, धीरज जी का बहुत सपोर्ट रहा, आपका सपोर्ट रहा, शशिकांत जी का सपोर्ट रहा, सबका सपोर्ट रहा, तो बहुत मज़ा आया सर। इतना अभी तक हमने प्रयास किया है बीरा को लेकर के कि सबसे टेक्निकली और मतलब बाकी जो टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं उसके हिसाब से इसको बहुत स्ट्रॉन्ग एक मूवी बनाने की कोशिश की गई है। क्या उम्मीदें हैं बीरा से आपके थिएटर के ऊपर? जी सर, उम्मीदें तो हैं। आप कोई भी काम करते हो उससे उम्मीदें तो रखते ही हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि बीरा अच्छा परफॉर्म करेगी और लोगों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि और शिवानी की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है उसमें, सबकी एक्टिंग एक्चुअली अच्छी है। बट आप देखिएगा, आपको जब ट्रेलर आएगा या सॉन्ग्स आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये एक अच्छा प्रोडक्शन हुआ है। सॉन्ग्स की एक और बात, आखिरी बात मैं सॉन्ग्स पे ख़त्म करना चाहता हूँ। कैसा महसूस होता है जब आप गाने कर रहे हो कुछ और आपके लिए प्लेबैक जो किया है वो गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी, पद्मश्री प्रीतम भरतवाण जी और टॉप नॉच जो सिंगर्स हैं बाकी हमारे प्रदेश के चाहे वो सौरभ मैठानी हो, मीना राणा जी हो, अंजलि खरे, अमित खरे, इंदर आर्या, प्रतीक्षा बमराड़ा, इस तरह की जो पूरी एक म्यूज़िक टीम जो लगी और रंजीत जी का पूरा म्यूज़िक था, गणेश वीरान जी के सॉन्ग थे, क्या पूरा जो एक म्यूज़िकल क्लब हुआ है, क्लब इन हुआ है इसमें, क्या और आप एक बड़े अच्छे मौसीकार हैं, मौसीकी का बड़ा अच्छा नॉलेज रखते हैं, क्या एक टेक रहा आपका इस पर, क्या फीडबैक है इस पर? सर फीडबैक यही है कि आई फील वेरी ग्रेटफुल कि मैं ऐसे लोगों के साथ काम कर पाया और आदरणीय नेगी जी के गाने पर मुझे काम करने का मौका मिला और भी जितने भी कलाकार जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है सर। आई गेस
ग्रेटफुल होने के अलावा आपके पास शब्द ही नहीं होते हैं। एंड ये मेरे सपने भी थे कि कुछ अच्छे जो लोग हैं जिन्होंने हमारी संस्कृति के लिए बहुत कुछ किया है और जिनको मैं मानता हूँ पर्सनली, तो बहुत अच्छा लगता है सर। मतलब आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। दर्शकों के लिए अगर आप हमारे दर्शकों के लिए आह्वान कर दें बीरा को लेकर के, जब भी नज़दीकी थिएटरों पे पहुंचेगी। तो दोस्तों बस यही कहना चाहता हूँ कि हमने बहुत मेहनत से फिल्म बनाई है। आप आइए, देखिए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। एंड ऑफ कोर्स मैं हूँ इस फिल्म में, तो आप ज़रूर देखिएगा। हाँ, भले ही आप आलोचना करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आइएगा ज़रूर फिल्में, क्योंकि हम लोगों को, अगर हम फिल्मों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर फिल्में कैसे बनेंगी उत्तराखंड में। और सब ने बहुत मेहनत की है, अच्छी स्टोरी है, अच्छा डायरेक्शन है, एवरीथिंग इज़ अमेजिंग। तो आप ज़रूर आइएगा, जल्द से जल्द सिनेमाघरों में आने वाली है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने कमाल के किस्से हमारे साथ शेयर किए। और आप सभी दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूँ, आने वाले कुछ इस वक्त में बीरा जो होगी वो फ्लोर पे होगी और तमाम स्क्रीन्स पे उत्तराखंड में और उत्तराखंड के बाहर, इवन ओवरसीज़ भी हम लोग इस फिल्म को कुछ समय में लेकर जाने वाले हैं। आप सभी दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि एक बार आइए, देखिए, और जब आप देखते हैं और उसका आकलन करते हैं, फीडबैक देते हैं, तो ये हमारा मनोबल बढ़ाता है और हमें और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो मैं आप सभी लोगों से भी आग्रह करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में बीरा की स्क्रीनिंग पे और उसके लिए थिएटर्स में पहुंचिए और इस फिल्म को एंजॉय कीजिए। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।